हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। यह इकोनॉमिक्स घटना चक्र है और आज का टॉपिक है रोजगार, बेरोजगारी एवं कल्याण योजनाएं। तो चलिए इस टॉपिक को कवर करते हैं। सबसे पहले हम लोग रोजगार और बेरोजगारी के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, किसी देश में कार्य करने वाले व्यक्तियों का जो आयु वर्ग होता है 15 से 65 वर्ष होता है और इस आयु वर्ग के व्यक्ति जो सभी व्यक्ति होते हैं संयुक्त रूप से उस देश की श्रम शक्ति कहे जाते हैं। और इस वर्ग में रोजगार प्राप्त व्यक्ति और बेरोजगार व्यक्ति दोनों शामिल होते हैं। रोजगार के संदर्भ में अगर बात करें तो 273 दिनों तक प्रतिदिन 8 घंटे के कार्य को मानक वर्ष कहा जाता है। और जो व्यक्ति इतने दिनों तक रोजगार में है यानी 273 दिनों तक प्रतिदिन 8 घंटे के कार्य करता हो तो उसे पूर्ण रोजगार में माना जाता है। उन व्यक्तियों को बेरोजगार माना जाता है जो कार्य करने की क्षमता तथा इच्छा रखते हैं, परंतु मतलब कि इच्छा भी रखते हैं और प्रचलित समय दूरी पे कार्य करने के लिए प्रस्तुत भी होते हैं, परंतु उन्हें रोजगार नहीं मिल पाता है। उन्हें बेरोजगारी के श्रेणी में रखा जाता है। विकसित, विकासशील या अल्प विकसित देशों में बेरोजगारी अलग अलग कारणों से अलग अलग स्वरूपों में पाई जाती है। तो बेरोजगारी के जितने भी स्वरूप हैं हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहला है चक्रीय बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी किसे कहते हैं? देखिए, ऐसी बेरोजगारी जो बाजार ऊंचावचों के कारण, ऊंचावच स्फीति या मंदी के कारण हो सकता है। तो बाजार ऊंचावचों के कारण मांग में कमी से उत्पन्न होती है और मांग में जैसे ही वृद्धि होता है तो पुनः इस प्रकार की जो समस्या है समाप्त हो जाती है। तो बाजार ऊंचावचों के कारण मांग में कमी से उत्पन्न होती है और मांग में वृद्धि से पुनः समाप्त हो जाती है। तो इस तरह के बेरोजगारी चक्रीय बेरोजगारी कहलाती है। यह बेरोजगारी जो है सबसे ज्यादा विकसित देशों में आपको देखने को मिलेगा। दूसरा स्वरूप है घर्षण जनित बेरोजगारी। घर्षण जनित यानी टेक्निकल चीजें देखें तो घर्षण का मतलब होता है दो वस्तुओं के बीच में मतलब घर्षण होता है। तो हम लोग जो है यहाँ पे बेरोजगारी के संदर्भ में इसको लेंगे। तो देखिए, जो व्यक्ति पहले से रोजगार में था, किसी कारण तकनीकी आदि में परिवर्तन या नौकरियों में छंटनी के कारण किसी दूसरे रोजगार के लिए संघर्षरत रहता है, तो रोजगार प्राप्त और संघर्षरत के जो बीच के अवधि है इसी अवधि को घर्षण जनित बेरोजगारी कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा, घर्षण जनित बेरोजगारी वास्तव में एक रोजगार को छोड़कर दूसरे रोजगार के प्राप्ति के मध्य की अवधि की बेरोजगारी है। तकनीकी आदि में परिवर्तन के कारण नौकरियों में छंटनी इस बेरोजगारी के प्रमुख कारण है और इस प्रकार का बेरोजगारी आपको सबसे ज्यादा विकसित देशों में देखने को मिलेगा। तीसरा स्वरूप है संरचनात्मक बेरोजगारी। संरचनात्मक बेरोजगारी इस तरह के बेरोजगारी लोगों में कौशल के अभाव के स्थिति में उत्पन्न होता है। अगर स्पष्ट रूपों में मतलब ये स्पष्ट शब्दों में कहें तो जो लोग रोजगार के अनुरूप योग्यता न धारित कर पाने के कारण बेरोजगार बने रहें तो इस बेरोजगारी को संरचनात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। और यह जो बेरोजगारी है विकसित मतलब अल्प विकसित और विकासशील देशों में जो है आपको देखने को मिल जाएगा। तो जो संरचनात्मक बेरोजगारी है सबसे ज्यादा विकासशील और अल्प विकसित देशों की समान विशेषताएं हैं। भारत में भी संरचनात्मक बेरोजगारी का जो स्तर है उच्च है। नेक्स्ट जो स्वरूप है मौसमी बेरोजगारी। देखिए, मौसमी बेरोजगारी किसे कहते हैं? मौसमी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में सबसे ज्यादा पाई जाती है। यानी कृषि के जो समय होते हैं कृषि क्षेत्र में वर्षा के महीनों में, यानी जब जो कृषि का जो अवधि होता है, जो रुपाई जो बुआई वाई जो होता है, कृषि का जो कार्य होता है जिस टाइम में, उस महीनों में काम देखिए ज्यादा बढ़ जाता है और रोजगारों की संख्या जो है उसमें उस वक्त जो है जो कृषि का जो समय होता है महीना होता है उसमें बढ़ जाता है। और परंतु जो इन मतलब कि पीरियड को छोड़कर जो कृषि का जो समय होता है शेष महीनों में वो बेरोजगार बने रहते हैं। तो इस प्रकार के बेरोजगारी जो होता है मौसमी बेरोजगारी कहलाता है। यह जो बेरोजगारी है आपको सबसे ज्यादा विकासशील और अल्प विकसित देशों की मतलब कि कह सकते हैं समान विशेषताएं हैं। समानता सबसे ज्यादा यहीं पे आपको देखने को मिलेगा। हमारा नेक्स्ट स्वरूप जो है वो है प्रच्छन्न बेरोजगारी का। ध्यान में रखिएगा, प्रच्छन्न बेरोजगारी इंपॉर्टेंट है। प्रच्छन्न बेरोजगारी किसे कहते हैं?
किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लगे हुए लोगों को तकनीकी रूप से बेरोजगार माना जाता है। अगर स्पष्ट शब्दों में कहें तो किसी रोजगार को पूर्ण करने के लिए एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है। अगर उस कार्य को करने के लिए एक से अधिक व्यक्ति को भी लगा दिया जाए और उस कार्य की उत्पादकता है उसमें मतलब कि कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी सेम बना रहता है एक व्यक्ति के ही जैसा, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लगे हुए लोगों को तकनीकी रूप से बेरोजगार माना जाता है। अर्थात यदि किसी रोजगार में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हुए हों तो उस रोजगार से अतिरिक्त लोगों को निकाल देने पर भी उत्पादन का स्तर वही बना रहे तो निकाले गए अतिरिक्त लोगों को प्रच्छन्न बेरोजगार माना जाता है। तकनीकी शब्दों में जिस व्यक्ति की सीमांत उपयोगिता शून्य हो अर्थात उसका उत्पादन में कोई अतिरिक्त योगदान न हो तो उसे प्रच्छन्न बेरोजगार माना जाता है, भले ही वह रोजगार में क्यों न हो। प्रच्छन्न बेरोजगारी जो प्राथमिक क्षेत्र है, विशेषकर कृषि क्षेत्र है, इसमें आपको जो है बहुतायत में देखने को मिलेगा। इसके बाद भारत में जो बेरोजगारी माप है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बेरोजगारी माप की जो 3 विधियां हैं प्रचलन में है। पहला है सामान्य स्थिति, दूसरा है चालू साप्ताहिक स्थिति और तीसरा चालू दैनिक स्थिति। यदि कोई जो व्यक्ति है, हम लोग इन तीनों के बारे में, इन तीनों मापन की जो स्थितियां हैं जो प्रचलन में है, इन तीनों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सामान्य स्थिति के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। देखिए, यदि कोई व्यक्ति वर्ष के आधे से अधिक दिनों तक रोजगार प्राप्त नहीं कर पाता है, आधे से अधिक दिनों का मतलब 183 दिन तक रोजगार प्राप्त नहीं कर पाता है, उसे समान स्थिति का बेरोजगार माना जाता है। यदि सर्वेक्षण सप्ताह में किसी व्यक्ति को सप्ताह के 1 घंटे का भी रोजगार न मिले तो उसे चालू साप्ताहिक स्तर का बेरोजगार माना जाएगा। और यदि किसी व्यक्ति को किसी दिन विशेष में 1 घंटे का भी रोजगार प्राप्त न हो तो उसे चालू दैनिक स्थिति का बेरोजगार माना जाता है। उल्लेखनीय है कि यदि कोई व्यक्ति एक दिन में 4 घंटे या इससे अधिक समय तक रोजगार में है तो उसे उस दिन के पूर्ण रोजगार में जो है शामिल करेंगे, जबकि 1 घंटे से अधिक और 4 घंटे से कम के रोजगार को उस दिन के आधे दिन के रोजगार में माना जाता है। भारत में बेरोजगारी के मापन के लिए जो है राष्ट्रीय परिदृश्य सर्वेक्षण संगठन NSSO आंकड़े जो है एकत्रित करता है। NSSO के 68वें दौर के जो रोजगार और बेरोजगारी स्थिति रिपोर्ट है, इसके अनुसार अगर बात करें तो 2011-12 में समान स्थिति के आधार पर भारत में 2.7% जो है बेरोजगारी थी। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारतीय राज्यों में सर्वाधिक बेरोजगारी देखिए नागालैंड में दर्ज की गई, कितना 25.6%। इसके पश्चात लक्षद्वीप, त्रिपुरा सर्वाधिक बेरोजगारी वाले राज्य थे। सबसे ज्यादा नागालैंड, इसके बाद लक्षद्वीप, त्रिपुरा। यहां पे बेरोजगारी का जो दर था सबसे ज्यादा था। चालू साप्ताहिक स्थिति के आधार पर भारत में वर्ष 2011-12 में 3.7% तथा चालू दैनिक स्थिति के आधार पर 5.6% बेरोजगारी दर्ज की गई थी। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट जून 2020 के अनुसार देश में वर्ष 2018-19 में समान स्थिति के आधार पर बेरोजगारी की जो दर थी 5.8%, जबकि 2017-18 में समान स्थिति के आधार पर बेरोजगारी दर 6.1% थी। डेटा को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इस टॉपिक पे आधारित जितने भी क्वेश्चन है, चलिए स्टार्ट करते हैं, एनालिसिस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, निधि कार्यक्रम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो निधि कार्यक्रम के संदर्भ में 2 स्टेटमेंट है। पहला है, निधि कार्यक्रम छात्रों के लिए स्टार्टअप हेतु प्रारंभ किया गया है। दूसरा, इसका उद्देश्य 20 छात्रों के स्टार्टअप हेतु प्रतिवर्ष वित्तीय सहायता करना है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए, इसका सी ऑप्शन सही जवाब है। पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट सही है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने विचारों एवं नवाचारों को सफल स्टार्टअप के रूप में रूपांतरित करने के लिए जो है निधि प्रारंभ किया। निधि यानी नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशंस है, इनको जो है कह सकते हैं निधि का, मतलब ये जो पूरा फॉर्म है निधि का है। और
किसने मतलब कि स्टार्ट किया था? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, ध्यान रखना है इस डिपार्टमेंट का नाम। निधि जो प्रारंभ किया गया है, इसका क्या उद्देश्य था? तो विचारों और नवाचारों को सफल स्टार्टअप के रूप में रूपांतरित करना। ठीक है, इसका उद्देश्य प्रतिवर्ष 20 छात्र स्टार्टअप्स को वित्तीय रूप से सहयोग प्रदान करना है। तो मुख्य उद्देश्य जो है याद रखना है। आयुष्मान भारत योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पहला है, यह योजना प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपए का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। दूसरा, इस योजना में होने वाले व्यय में केंद्र और राज्यों की भागीदारी कितना? 60:40 के अनुपात में होती है। तो 60:40 के अनुपात में होती है। दोनों आपको बताना है कि जो स्टेटमेंट है आयुष्मान भारत योजना के संदर्भ में सत्य है या नहीं। तो देखिए, आयुष्मान भारत के संदर्भ में ये दोनों स्टेटमेंट जो है आपका जो दिया गया है, इसमें से पहला जो स्टेटमेंट है गलत है और दूसरा स्टेटमेंट आपका सही जवाब है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आयुष्मान भारत योजना जो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान किए जाने का जो है प्रावधान है। इस योजना में केंद्र और राज्यों का जो योगदान है 60:40 का होगा। हिमालय और पूर्वोत्तर राज्य जो है, जो हिमालय स्टेट है, जो हिमालय की तरफ है, जो ईस्ट वेस्ट जो स्टेट है, ये इन राज्यों के बीच जो योगदान होगा कितने का? 90:10 का। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतमाला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है? तो भारतमाला परियोजना के संदर्भ में आपको मतलब कि आपको बताना है कि कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र जो है संबंधित है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र भारतमाला परियोजना के संदर्भ में कौन सम्मिलित है? सही जवाब है, बताइए, सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। भारतमाला परियोजना सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो है मतलब कि योजना की गई है। भारतमाला परियोजना सड़क आधारभूत परियोजना का एक अम्ब्रेला योजना है जो आर्थिक गलियारा, सीमा और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क रोड, तटीय और बंदरगाह संपर्क सड़क, एक्सप्रेसवे आदि सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने सुधारने के लिए चलाई जा रही है। 4 नंबर है, भारत सरकार ने 2020-21 के बजट में एक नई योजना निर्विक घोषित की है। मतलब कि आपको बताना है कि अर्थव्यवस्था का निम्न में से कौन सा क्षेत्र जो है इस लाभ से लाभान्वित होगा। तो निर्विक जो योजना है, अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र जो है इस योजना से लाभान्वित होगा? वह है आपका निर्यात क्षेत्र, डी ऑप्शन। बजट 2020-21 में छोटे निर्यात को लाभ पहुंचाने के लिए निर्यात की वस्तुओं का बीमा कवरेज बढ़ाने और प्रीमियम कम करने, बीमा क्लेम प्रक्रिया जो है सरलीकरण के लिए निर्विक योजना शुरू की गई है। 5 नंबर है, पीएम कुसुम योजना का जो उद्देश्य है आपको बताना है क्या है। तो पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य किसानों को डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना तथा पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ना, इसका मुख्य उद्देश्य है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 2019 में पीएम कुसुम यानी प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान सौर ऊर्जा की स्थापना और पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़कर किसानों को डीजल पर निर्भरता को जो है समाप्त करने से संबंधित है। नेक्स्ट है, आयुष्मान सहकार योजना के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो बताइए, आयुष्मान सहकार योजना के तहत जो कथन सही नहीं है, इसमें 4 कथन है। आप इसको एनालिसिस करिए और बताइए कि इसमें कौन सा जो कथन है आयुष्मान सहकार योजना के संदर्भ में नहीं है। देखिए, पहला ही जो स्टेटमेंट दिया गया, भारत के वित्त मंत्रालय ने यह जो योजना है शुरू की है, तो बिल्कुल गलत है। तो सही क्या है देख लेते हैं। देखिए, आयुष्मान सहकार योजना कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा भारत सरकार के अधीन राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा तैयार की गई योजना है। योजना का उद्देश्य सहकारी समितियों के द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा, अस्पताल आदि की स्थापना, मरम्मत, आधुनिकीकरण आदि द्वारा जो है स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार करना है। तो आयुष्मान सहकार योजना किसने मतलब कि किसका योजना है, किस डिपार्टमेंट का, तो ध्यान में रखना है। और किसके लिए जो है यह योजना जो है स्टार्ट किया गया, ये इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, अटल नव प्रवर्तन यानी अटल इनोवेशन मिशन किसके अधीन स्थापित किया गया है? तो नीति आयोग के द्वारा। इसके बारे में देख लेते हैं। अटल नव प्रवर्तन मिशन संघीय बजट 2015 में जो है की गई घोषणा के अनुरूप नीति आयोग के अधीन स्थापित किया गया। इसका उद्देश्य देश भर में स्कूलों, विश्वविद्यालय, अनुसंधान संस्थानों, एमएसएमई क्षेत्र, औद्योगिक स्तरों पे नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने का बेहतर वातावरण बनाना है। नेक्स्ट है, अटल इनोवेशन मिशन किस विभाग की प्रमुख पहल है? सेम क्वेश्चन है, तो नीति आयोग का है, बी ऑप्शन। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना के इसमें योजना में जो है प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद न्यूनतम अनुमानित पेंशन प्रति माह प्राप्त होगी। कितना? इसका सही जवाब है प्रति माह कितना प्राप्त होगी? तो 3000 रुपया। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद न्यूनतम अनुमानित पेंशन प्रति माह 3000 रुपया है। इसके बारे में देख लेते हैं। 2019-20 के बजट में असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत 15,000 रुपए या उससे कम की मासिक आय वाले कामगारों के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन मानक बृहद पेंशन योजना की घोषणा की। इस योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के प्रत्येक कामगार को 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए प्रति माह जो है पेंशन दिलाने का जो है प्रस्ताव किया गया है। योजना के तहत कामगार को 60 वर्ष की आयु तक प्रति माह एक निर्धारित राशि जमा करनी होगी और सरकार भी प्रति माह उतनी ही राशि जमा कराएगी। यह योजना चालू वित्त वर्ष से ही कार्यान्वित की जाएगी तथा पहले वर्ष के लिए योजना के लिए जो है 500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में सबसे बड़े माने जाने वाले वैश्विक कौशल पार्क की आधारशिला जो है जुलाई 2017 में रखी गई थी। कहां पे? तो सबसे बड़ा माने जाने वाला वैश्विक कौशल पार्क की जो आधारशिला है सबसे बड़ा है और इसकी आधारशिला भोपाल में रखी गई थी 2017 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे पार्क का जो डिटेल दिया गया कि 34 एकड़ क्षेत्र में विस्तृत जो है यह पार्क है। यह पार्क सिंगापुर के तकनीकी शिक्षा संस्थान के मॉडल पर विकसित किया जाएगा। तो देखिएगा, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, जून 2017 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा गठित राष्ट्रीय शिक्षा नीति पैनल के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही जवाब है के कस्तूरीरंगन। 2017 में केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अंतिम प्रारूप तैयार करने के लिए इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति का जो है गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यहाँ पे दो कथन दिया गया। पहला, एनएसक्यूएफ के अधीन शिक्षार्थी सक्षमता का प्रमाण पत्र केवल औपचारिक शिक्षा के माध्यम से ही प्राप्त कर सकता है। दूसरा, एनएसक्यूएफ के क्रियान्वयन का एक प्रत्याशित परिणाम व्यावसायिक और सामान्य शिक्षा के मध्य संचरण है। अब बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है सेकेंड ऑप्शन, सिर्फ जो है इसमें सही है। पहला स्टेटमेंट गलत है, सेकेंड स्टेटमेंट जो है इसके संदर्भ में सही होगा। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहला कैसे गलत है? एनएसक्यू के अंतर्गत शिक्षार्थी सक्षमता का प्रमाण पत्र औपचारिक, गैर औपचारिक, अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से किसी भी स्तर पे आवश्यक योग्यता के लिए प्राप्त कर सकता है। पहला कथन इसलिए गलत है। एनएसक्यू के कार्यान्वयन से अपेक्षित विशिष्ट परिणाम निम्नलिखित हैं। पहला है, एनएसक्यू के साथ डिग्री के संरेखण के द्वारा व्यवसायिक और सामान्य शिक्षा के मध्य संचरण। दूसरा है, पूर्व अधिगम की पहचान यानी आरपीएल की पहचान। गैर औपचारिक रूप से संगठित नौकरी, बाजार में संक्रमण की अनुमति। जो तीसरा इसमें है जो परिणाम है, विशिष्ट परिणाम, वो तीसरा परिणाम है, राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन ढांचे के माध्यम से पूरे देश में प्रशिक्षण की मानकीकृत सुसंगत राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य परिणाम। एनएसक्यू के अंतरराष्ट्रीय तुल्यता के माध्यम से भारत से कुशल श्रमिकों की वैश्विक गतिशीलता। पांचवा है, क्षेत्रों के भीतर और पार क्षेत्रीय रूप से प्रगति पथ का मानचित्रण। और छठा जो परिणाम है, कौशल प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय मानकों के रूप में एनओएस या क्यूपीएस का अनुमोदन। 13 नंबर है, नेशनल कैरियर सर्विसेज के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पे आपको विचार करना है, बताना है कौन सा कथन सही जवाब है नेशनल कैरियर सर्विस के संदर्भ में।
ठीक है, पहला है नेशनल करियर सर्विस, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग भारत सरकार का एक उपक्रमण है। और दूसरा है नेशनल करियर सर्विस को देश के अशिक्षित युवाओं के लिए रोजगार के अवसर के संदर्भ के लिए मिशन के रूप में प्रारंभ किया गया है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए इसमें दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। नेशनल करियर सर्विस के संदर्भ में डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ना तो पहला और ना ही दूसरा स्टेटमेंट सही है। कैसे? नेशनल करियर सर्विस भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की एक पहल है। किस मंत्रालय का पहल है? रोजगार एवं श्रम मंत्रालय का। इसे एक मिशन मोड परियोजना के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 20 जुलाई 2015 को प्रारंभ किया गया था। इसके तहत देश के नागरिकों के लिए रोजगार के अवसरों में सुधार के साथ साथ छात्रों को करियर काउंसलिंग, अभ्यर्थियों को पेशेवर मार्गदर्शन और नियोक्ताओं को उपयुक्त अभ्यर्थियों की खोज में मदद करने का लक्ष्य जो है निर्धारित किया गया है। 14 नंबर है भारत में रोजगार वृद्धि की दर बढ़ा रही है, लगभग कितना परसेंट? तो 2% प्रति वर्ष। भारत में रोजगार वृद्धि की दर प्रश्नकाल में कमोबेश 2% प्रति वर्ष के आसपास रही थी। 1998 का यह क्वेश्चन है, तो उसी के अनुसार इसका जवाब जो है आपका सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, बेरोजगारी समस्या से गरीबी बढ़ती है क्योंकि गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या बढ़ती है। तो बेरोजगारी समस्या से गरीबी बढ़ती है, क्यों? क्योंकि गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या ज्यादा बढ़ती है। बेरोजगारी से तात्पर्य आय के साधन के अनुपलब्धता से है। बेरोजगारी बढ़ने पर अधिक लोग गरीबी रेखा से नीचे आ जाएंगे और इस प्रकार गरीबी और बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 16 है भारत गणराज्य के उस प्रदेश का नाम बताइए जहां शिक्षित बेरोजगारों का प्रतिशत सबसे ज्यादा है। तो भारत का वह कौन सा राज्य है जहां पे शिक्षित बेरोजगारी का प्रतिशत सबसे ज्यादा है? वो है आपका केरल राज्य, ए ऑप्शन। यहां पे मतलब कि शिक्षित बेरोजगारी की संख्या सबसे ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 17 है कथन ए, विकास की ऊंची दर के साथ शिक्षित बेरोजगारी बढ़ती है, कारण आर, यह तभी होता है जब व्यावसायिक शिक्षा की कमी होती है। बताइए इन दोनों में से क्या सही है, क्या एक दूसरे की व्याख्या करते हैं? तो देखिए ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है, ठीक है। और इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए विकास के ऊंची दर के साथ रोजगार का भी जो है सृजन होता है। विकास जैसे जैसे बढ़ेगा रोजगार का भी सृजन उतना ही होगा। इसमें रोजगार के अनुरूप शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों को तो रोजगार प्राप्त हो जाता है, परंतु व्यावसायिक शिक्षा की कमी होने पे अनेक शिक्षित लोगों को रोजगार से वंचित भी रहना पड़ता है। अतः शिक्षित बेरोजगारी बढ़ती है। भारत में ही जो है भारत में ऐसा ही हो रहा है। राष्ट्रीय परिदृश्य सर्वेक्षण संगठन यानी NSSO के द्वारा कह सकते हैं, इन्होंने अपना सर्वेक्षण में स्पष्ट किया कि हाई स्कूल और उससे अधिक शिक्षा प्राप्त नव युवकों में व्यवसायिक कौशल की कमी के कारण इनसे कम शिक्षा प्राप्त नव युवकों की तुलना में बेरोजगारी दर उच्च है। 18 नंबर है निम्न प्रश्नों में एक बयान के बाद दो मान्यताएं दी गई है। तो जो बयान है आपको देखना है कि कौन सा बयान जो है मान्यता बयान पर मतलब कि निर्भर करती है। तो जो बयान है 18 वर्ष से ऊपर उम्र के सभी बेरोजगार भारतीय युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए, यह बयान है। मान्यताएं जो प्रथम है बेरोजगार में भारत में बेरोजगार युवाओं को जो है आर्थिक मदद की जरूरत है, और द्वितीय सरकार के पास सभी बेरोजगार युवाओं को भत्ता प्रदान करने के लिए पर्याप्त धन है। तो जो बयान दिया गया है इस बयान के संदर्भ में जो मतलब कि मान्यताएं हैं, जो प्रथम मान्यताएं हैं कि भारत में बेरोजगार युवाओं को आर्थिक मदद की जरूरत है। आप बताइए क्या यह सही है? या द्वितीय जो मान्यताएं हैं इस बयान के तहत सरकार के पास सभी बेरोजगार युवाओं को भत्ता प्रदान करने के लिए पर्याप्त धन है। तो देखिए सिर्फ प्रथम जो मान्यताएं हैं इसके संदर्भ में आप कह सकते हैं सही है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। बयान को सिर्फ प्रथम मान्यता ही जो है संतुलित करती है, द्वितीय नहीं। बेरोजगार युवाओं को आर्थिक मदद की जरूरत होती है जिससे वे अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए भविष्य लक्ष्य योजनाओं को जो है अंजाम दे सकें। तो पहला जो है उनको जो है आर्थिक मदद की जरूरत हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 19 है कथन ए, शहरी गरीब की जड़ ग्रामीण क्षेत्रों में होती है, और कारण आर, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर
निम्न होता है। तो बताइए कौन सा सही जवाब है। देखिए इसमें पहला और यानी ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही स्पष्टीकरण है। शहरी गरीबी की जड़ ग्रामीण क्षेत्रों में है और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का जो स्तर होता है निम्न होता है। तो पहला और दूसरा दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 20 है, वर्ष 1999 से 2000 में नगर क्षेत्र में प्रति 1000 में रोजगार प्राप्त युवकों की यानी पुरुषों की संख्या के अनुसार निम्नांकित राज्यों के नाम अवरोही क्रम में प्रस्तुत कीजिए। यहां पे आप पहला मेघालय, नागालैंड और इसके बाद जो है असम, पश्चिम बंगाल। आपको जो है इसमें 1999-2000 में नगर क्षेत्र में प्रति 1000 में रोजगार प्राप्त पुरुषों की संख्या को जो है निम्नलिखित राज्यों के नाम को जो है अवरोही क्रम में प्रस्तुत करना है। इसके संदर्भ में देखिए पहले मतलब कि जो इसमें देखिए सी ऑप्शन वैसे सही है और पहले स्थान पे जो आएगा आपका कौन आएगा, पहले स्थान पे पश्चिम बंगाल, इसके बाद असम और नागालैंड, लास्ट में मेघालय। ध्यान में रखिएगा। और यहां पे जो है आप डेटा को देख सकते हैं, प्रति 1000 पुरुषों में रोजगार प्राप्त पुरुषों की संख्या। एक तरफ राज्य पश्चिम बंगाल में 755 सबसे ज्यादा, इसके बाद असम में कम, फिर आपका नागालैंड और मेघालय में उससे भी कम। क्वेश्चन नंबर 21 है, 1994 और 2007 के दौरान भारत में संगठित क्षेत्र में रोजगार समृद्धि में क्या परिवर्तन हुआ है? क्या गिरावट आई है, क्या स्थिरता रही है, या वृद्धि हुई है, या दोगुने से भी अधिक हुई है? तो 1994 और 2007 के दौरान भारत में संगठित क्षेत्र में रोजगार समृद्धि के संदर्भ में आपको बताना है। तो देखिए इसमें जो है रोजगार में जो है गिरावट आई है, सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। 1994 से 2007 के दौरान भारत में संगठित क्षेत्र के रोजगार के वृद्धि में गिरावट दर्ज की गई है, जो मुख्य रूप से सार्वजनिक संगठित क्षेत्र के रोजगार में गिरावट का परिणाम था। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में अधिकांशतः बेरोजगारी है किस प्रकार का? तो संरचनात्मक बेरोजगारी। भारत सहित विकासशील देशों और अल्प विकसित देशों में पाई जाने वाली अधिकांशतः बेरोजगारी संरचनात्मक होती है। संरचनात्मक बेरोजगारी का मुख्य कारण व्यक्तियों में रोजगार के अनुरूप कौशल का न पाया जाना होता है, अर्थव्यवस्था के ढांचे का पिछड़ापन, सीमित पूंजी उपलब्धता, श्रम का बाहुल आदि भी संरचनात्मक बेरोजगारी के प्रमुख कारण हैं। 23 नंबर है, छिपी बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है? छिपी बेरोजगारी का मतलब है किसी कार्य में जिसको कम व्यक्ति कर सकते हैं, अधिक व्यक्तियों का लगे रहना, ठीक है, जिसे छिपी बेरोजगारी को प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहते हैं। ध्यान में रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं। देखिए अर्थशास्त्र में छिपी या प्रच्छन्न बेरोजगारी शब्द का प्रयोग सबसे पहले श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने किया था। इनका नाम याद रखिएगा, प्रच्छन्न बेरोजगारी के प्रतिपादक जॉन रॉबिन्सन हैं। इन्होंने इस शब्द का जो है सबसे पहले प्रयोग किया था। तकनीकी शब्दावली में श्रमिकों की जो कह सकते हैं कि सीमांत उत्पादकता के शून्य होने को छिपी बेरोजगारी कहा जाता है या प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। अर्थात जब किसी काम में जितने श्रमिकों की आवश्यकता मतलब कि वास्तव में आवश्यकता होती है उससे अधिक लोग काम पर लगे हुए हैं या लगे रहते हैं, तो इस बेरोजगारी को छिपी हुई बेरोजगारी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः अर्थ होता है, क्या होता है? तो श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता शून्य। तो सेम क्वेश्चन है, प्रच्छन्न बेरोजगारी किसे कहते हैं आपको मालूम है। 25 नंबर है, भारत में छिपी हुई बेरोजगारी या जो प्रच्छन्न बेरोजगारी है इसका लक्षण क्या है? तो देखिए भारत में जो छिपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी है, इसकी जो लक्षण है मुख्यतः है प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी सबसे ज्यादा पाई जाती है। और इसके बारे में देख लेते हैं ताकि आपको रिवीजन हो जाए, इंपॉर्टेंट है प्रच्छन्न बेरोजगारी। भारत में छिपी हुई बेरोजगारी प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि एवं उससे संबद्ध क्षेत्रों में सबसे ज्यादा पाई जाती है। ऐसा भूमि और अन्य प्राकृतिक संसाधनों पे आबादी के अधिक दबाव के कारण होता है। तकनीकी विकास के कमी के कारण जनसंख्या का अधिकतर भाग कृषि और संबद्ध गतिविधियों पर निर्भर करता है, जिस कारण एक ही कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते हैं। यह छिपी हुई बेरोजगारी का कारण बन जाता है या बन गया है, कह सकते हैं। छिपी हुई बेरोजगारी जो है
भारत में सबसे ज्यादा है। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है किस क्षेत्र में? तो मुख्यतः कृषि क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 27 है। भारत में छिपी हुई बेरोजगारी यानी प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से संबंधित है किस क्षेत्र से? तो आपको मालूम है किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका संबंध देखिए, पहला यानी कृषि क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र दोनों से है, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी दो प्रकार की होती है, एक मौसमी बेरोजगारी, दूसरा प्रच्छन्न बेरोजगारी। जितने भी बेरोजगारी के स्वरूप हैं उन सारे बेरोजगारी के स्वरूपों के बारे में हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया है। मैंने वहां भी बताया था कि जो बेरोजगारी के स्वरूप हैं 5 स्वरूप है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा यहीं से क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे दो फिर से हम लोग मौसमी बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी के बारे में डिवीजन कर लेते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में सबसे ज्यादा पाई जाती है, जो कि प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है। ऐसे भूमि पर आबादी का अधिक दबाव के कारण होता है। तकनीकी विकास की कमी के कारण जनसंख्या का अधिकतर भाग कृषि पर निर्भर करता है, जिस कारण एक ही कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते हैं, जो प्रच्छन्न बेरोजगारी का कारण बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहा जाता है? तो समान स्थिति बेरोजगारी, ए ऑप्शन। समान स्थिति बेरोजगारी क्या है? यह समीक्षा वर्ष पूर्व के 365 दिनों में किसी व्यक्ति के कार्य की स्थिति को प्रदर्शित करता है। यानी जब जो समीक्षा का वर्ष होता है, इससे पहले जो 365 दिन है, किसी व्यक्ति के कार्य की स्थिति को यह प्रदर्शित करता है। यदि कोई व्यक्ति वर्ष में अधिकांश दिनों यानी 183 दिनों तक कार्य नहीं करता है तो उसे समान स्थिति बेरोजगारी कहते हैं। समान बेरोजगारी दर जो है क्रॉनिक बेरोजगारी को प्रदर्शित करती है, क्योंकि वे सभी लोग जो समान रूप से बेरोजगार हैं उन्हें बेरोजगारी के श्रेणी में रखा जाता है। 29 नंबर है, भारत में बेरोजगारी मापन की निम्न में से कौन सी विधि NSSO के द्वारा प्रयोग में नहीं लाई जाती है? वह है चालू मासिक स्तर। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। भारत में बेरोजगारी मापन के लिए NSSO के माध्यम से जो प्रयोग में नहीं लाई जाती है वह चालू मासिक स्तर, बी ऑप्शन। 3 स्तर था जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। सामान्य प्रमुख स्तर, इसके बारे में देख लेते हैं, फिर से रिवीजन हो जाएगा। सामान्य प्रमुख स्तर का मतलब है किसी व्यक्ति को बेरोजगार माना जाएगा यदि पिछले वर्ष के दौरान एक लंबी अवधि यानी 183 दिनों तक के लिए वह व्यक्ति काम नहीं कर रहा था, परंतु कार्य के लिए उपलब्ध था या कार्य खोज रहा था। चालू साप्ताहिक स्तर, इस अवधि के अनुसार, इस विधि के अनुसार यदि कोई व्यक्ति संदर्भित सप्ताह में एक दिन में कम से कम 1 घंटे का भी लाभदायी कार्य नहीं करता है, जबकि वह कार्य के लिए उपलब्ध है या कार्य खोज रहा है, तो उसे बेरोजगार माना जाएगा। और चालू दैनिक स्तर जो है, इस विधि के अनुसार यदि कोई व्यक्ति संदर्भित दिनों में 1 घंटे का भी रोजगार नहीं पाता है, जबकि वह कार्य के लिए उपलब्ध रहता है, तो उसे बेरोजगार माना जाएगा। तो तीनों स्तर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत में NSSO के द्वारा बेरोजगारी के आकलन के लिए निम्नलिखित में कौन सी विधि जो है प्रयुक्त नहीं की जा रही है? वह आपका चालू मासिक स्थिति। सेम क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। 31, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है, कौन करता है? सेम क्वेश्चन है, NSSO। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की वृद्धि दर की रोजगार प्रत्याशा बहुत कम है? तो किस क्षेत्र की वृद्धि दर की रोजगार प्रत्याशा बहुत कम है? वह है विनिर्माण क्षेत्र की, ए ऑप्शन। देखिए, प्रश्न काल के संदर्भ में अगर बात करें तो दिया गया विकल्प जो एक है, ए है, ए ऑप्शन वो सही है। न्यूनतम रोजगार प्रत्याशा विनिर्माण क्षेत्र की थी, यानी दिए गए क्षेत्र में न्यूनतम रोजगार प्रत्याशा विनिर्माण क्षेत्र में थी। वर्तमान में कृषि क्षेत्र की रोजगार प्रत्याशा न्यूनतम है और विभिन्न क्षेत्रों की रोजगार प्रत्याशा आप देख सकते हैं, निम्न दिया गया है। एक तरफ क्षेत्रक है जैसे निर्माण, वित्त एवं रियल एस्टेट, और रोजगार प्रत्याशा आप इसको देखकर एनालिसिस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। पूछा गया कि कौशल भारत मिशन के अनुसार 2016 तक 76 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण मिल चुका है, इनमें से कितने को नौकरी मिल चुकी है? सही जवाब है 26 लाख को। प्रश्न पूछे जाने के समय तक कौशल भारत मिशन, जिसके अनुसार
मार्च 2016 तक 76 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण मिल चुका था। इनमें से 26 लाख युवाओं को नौकरी दी जा चुकी थी। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के 6 जून 2008 का ही प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार वर्ष 2014 से अब तक कुल 2.5 करोड़ लोगों को रोजगार परक कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है। 34 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी नहीं है? 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन में तीव्र जनसंख्या वृद्धि, बी कौशल का अभाव, सी प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, डी जनशक्ति नियोजन का अभाव। तो बताइए कौन सा एक बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी नहीं है? वो है प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, सी ऑप्शन। अच्छा, इसके बारे में देख लेते हैं। बेरोजगारी के लिए प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि उत्तरदायी नहीं है, जबकि तीव्र जनसंख्या वृद्धि यानी जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, कौशल का अभाव, जनशक्ति नियोजन का अभाव आदि कारक बेरोजगारी के उत्तरदायी कारक हैं। चक्रीय निर्धन वे हैं, कौन है? चक्रीय निर्धन कौन है? जो निरंतर निर्धन और गैर निर्धन होते रहते हैं। तो बी आपका सही जवाब है, चक्रीय निर्धन इन्हीं को कहते हैं। चक्रीय निर्धनता से तात्पर्य जनसंख्या के निर्धनता और गैर निर्धनता में चक्रण से है। यह कृषि एवं उद्योग दोनों में पाया जाता है। वर्ष के कुछ महीनों में कृषि क्षेत्र में रोजगार के सृजन से जहां कृषि श्रमिकों की आय बढ़ जाती है तथा वे गैर निर्धन के श्रेणी में आ जाते हैं। फसल कटाई के बाद पुनः रोजगार के विकल्पों में कमी आने पर वे निर्धनता की स्थिति में आ जाते हैं। इसी तरह से व्यापारिक उच्चावचों से भी चक्रीय निर्धनता की स्थिति उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 36 है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ आपको बताना है। इसका सही जवाब है श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य है। इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है, तो आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर है, 2004-5 के 61वें एनएसएसओ डाटा में निर्धनता आकलन करने के लिए जो विधि अपनाई गई है आपको बताना है। कौन सी विधि अपनाई गई है? तो यूआरएम और एमआरएम दोनों, इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एनएसएसओ के द्वारा 2004-5 के लिए 61वें दौर के आंकड़ों में निर्धनता आकलन के लिए यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड और मिक्स्ड रिकॉल पीरियड विधि का जो है प्रयोग किया गया है। यानी यूआरपी का मतलब यूनिफॉर्म रिकॉर्ड पीरियड और एमआरपी का मतलब मिक्स्ड रिकॉल पीरियड। 61वें दौर के जो आंकड़े थे निर्धनता आकलन के लिए, इन दोनों विधियों का जो है प्रयोग किया गया। यूआरपी विधि में 30 दिन की रिकॉल अवधि में सभी उपयोग मदों के लिए उपभोक्ता व्यय संबंधी आंकड़े एकत्रित किए गए, और जबकि एमआरपी में 5 गैर खाद्य मदों जैसे वस्त्र, जूते, चप्पल, टिकाऊ वस्तुएं, शिक्षा, संस्थागत मेडिकल व्यय 365 दिन की रिकॉल अवधि के लिए तथा शेष मदों के लिए उपभोग व्यय 30 दिवसीय रिकॉल अवधि से जो है एकत्रित किए जाते हैं, इनका प्रयोग होता है। 38 नंबर है, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण 61वें दौर के आंकड़े के अनुसार चालू प्रतिदिन स्थिति के आधार पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी है लगभग कितना? तो 8%। ठीक है, 2013 का क्वेश्चन है, तो प्रश्नकाल के दौरान जो विकल्प ए है सही उत्तर है। रोजगार और बेरोजगारी सर्वेक्षण 2011-12 यानी 68वां दौर के अनुसार भारत में चालू दैनिक स्थिति के आधार पर शहरी ग्रामीण बेरोजगारी की दरें जो है कितने हैं? शहरी बेरोजगारी की दर है वो है 5.5% और ग्रामीण बेरोजगारी की जो दर है 5.9%। सीडीएस के आधार पर अखिल भारतीय स्तर पे बेरोजगारी की दर जो है 5.6% रही है। जून 2020 में जारी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार देश में वर्ष 2018-19 में समान स्थिति के आधार पर बेरोजगारी दर 5.8% रही। 39 है, राजीव आवास योजना जो 2011 में शुरू की गई थी उसे कब तक के लिए विस्तारित किया गया है? राजीव आवास योजना जो है 2011 में शुरू किया गया था और यह जो है 2022 तक के लिए विस्तारित कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर है, सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के अंतर्गत, सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 इसके अंतर्गत प्रारंभ की गई राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना आच्छादित करती है केवल असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को। तो सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008
क्या करती है? इसके अंतर्गत प्रारंभ की गई राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना केवल असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को जो है आच्छादित करती है। सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के अंतर्गत प्रारंभ की गई राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना केवल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को आच्छादित करती है। 31 मार्च 2015 को इस योजना के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को सौंप दी गई, जबकि इससे पूर्व श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा जो है यह कार्यान्वित की जा रही थी। सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के तहत कुल 10 सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को जो है इसमें शामिल किया गया है। 41 है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पोषण मिशन के उद्देश्य है, यानी नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के उद्देश्य आपको बताना है। 4 उद्देश्य दिया गया है, इसमें कौन सा उद्देश्य नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के तहत सही है? देखिए, इसमें जो पहला उद्देश्य दिया गया है, गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं में कुपोषण संबंधित जागरूकता उत्पन्न करना। दूसरा, छोटे बच्चों, किशोरियों और महिलाओं में रक्त अल्पता की घटना को कम करना। ये दोनों जो स्टेटमेंट है राष्ट्रीय पोषण मिशन के उद्देश्य हैं, पहला और दूसरा, यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय पोषण मिशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इस मिशन का कार्यान्वयन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा भारत के 200 गंभीर स्थिति वाले जिलों में बच्चों, किशोरियों, महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार लाने और उनमें स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए क्या किया जा रहा है? इस योजना को क्रियान्वित किया जा रहा है। इसका प्रमुख उद्देश्य गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को कुपोषण के प्रति जागरूक करना, छोटे बच्चों, किशोरियों और महिलाओं में रक्त अल्पता की घटना को कम करना, मोटे अनाज, मुर्गी के अंडों के उपभोग को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य नहीं है। जून 2018 में भारत की एक महत्वाकांक्षी योजना अटल भूजल योजना के लिए जो है विश्व बैंक ने कितनी धनराशि की मंजूरी की है? तो सही जवाब होगा 6000 करोड़ रुपए। अटल भूजल योजना केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय की एक केंद्रीय योजना है, जिसके लिए जून 2018 में विश्व बैंक ने 6000 करोड़ रुपए की राशि को जो है स्वीकृत की है। यह योजना 2018-19 से 2020-23 तक की 5 वर्ष की अवधि में विश्व बैंक के सहयोग से कार्यान्वित की जाएगी। 43 है, सितंबर 2018 में प्रारंभ की गई भारत की किस योजना को विश्व की सबसे बड़ी बीमा योजना माना गया है? वह है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। 2018 में प्रारंभ किया गया था सितंबर में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। यह भारत की मतलब कि सभी योजनाओं में से विश्व की सबसे बड़ी बीमा योजना जो है माना गया है। तो ये ऑप्शन ध्यान में रखिएगा। 23 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के रांची में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का शुभारंभ किया था। इस योजना के द्वारा 10 करोड़ गरीब परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। पूर्णतः कार्यान्वित होने पर यह विश्व में सबसे बड़ी सरकार के द्वारा वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना होगी। 44 है, स्टैंड अप इंडिया स्कीम का प्रायोजन क्या है? तो देखिए, इसमें जो आपको 4 स्टेटमेंट है देखकर बताना है कि स्टैंड अप इंडिया स्कीम का जो प्रायोजन है, पहला वाला ही ऑप्शन आपका सही जवाब है। अनुसूचित जाति या जनजाति एवं महिला उद्यमियों में उद्यमिता को प्रोत्साहित करना, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसके बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। स्टैंड अप इंडिया का उद्देश्य अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला उद्यमियों की संस्थागत साख संरचना तक पहुंच को आसान बनाना है, जो अब तक इसके लिए योग्य समझे गए थे। इस योजना का शुभारंभ 5 अप्रैल 2016 को बाबू जगजीवन राम के जन्मदिन के अवसर पे तथा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती के अवसर पे प्रधानमंत्री के द्वारा नोएडा से किया गया था। क्वेश्चन नंबर 45 से पंचधारा योजना किससे संबंधित है? तो पंचधारा योजना नारी कल्याण एवं विकास से संबंधित है। ठीक है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा देखिए यह नवंबर 1991 में विशेषतः ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों की महिलाओं को कल्याण और विकास के लिए पंचधारा योजना की शुरुआत की गई थी। यह योजना 5 योजनाओं, वात्सल्य योजना, ग्राम योजना, इसके बाद जो है आयुष्मती योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना और कल्प वृक्ष योजना का समुच्चय थी। इन 5 योजनाओं को मिलाकर पंचधारा योजना की जो है शुरुआत किया गया था। 46 है, भारत सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई निम्नलिखित योजनाओं को
समयानुसार व्यवस्थित कीजिए। दिए गए कूट का सही उत्तर जो है आपको चूज करना है। तो सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई निम्नलिखित योजनाओं में अगर समयानुसार व्यवस्थित करेंगे तो सबसे पहले बताइए कौन सा योजना सबसे पहले आएगा। 22 जनवरी 2015 को सुकन्या समृद्धि योजना का जो है शुरुआत किया गया था। तो लॉन्च किया गया था इसका तिथि है सुकन्या समृद्धि योजना का। सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015 को मतलब कि इस तिथि को यह लॉन्च की गई थी। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को और मेक इन इंडिया जो है 25 दिसंबर 2014 को और प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है 28 अगस्त 2014 को जो है शुरू की गया मतलब शुरुआत किया गया था। इनके लॉन्च करने की जो तिथि है सही जवाब है चौथा, तीसरा, पहला, दूसरा। चौथा ध्यान में रखिएगा, देखिए ऑप्शन में जो दिया गया है ऑप्शन सही नहीं है, तो चौथा, तीसरा, इसके बाद पहला और दूसरा। यहां पे देख सकते हैं सुकन्या समृद्धि योजना का जो लॉन्च तिथि है 22 जनवरी 2015, अटल पेंशन योजना का 9 मई 2015, मेक इन इंडिया का 25 सितंबर 2014 और प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014। इसके बाद 47 है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे थर्ड के अनुसार भारत में स्वास्थ्य देखभाल का मुख्य स्रोत चिकित्सा का निजी क्षेत्र है। शहरी क्षेत्र के 70% कुटुंबों का। सी ऑप्शन सही जवाब है। देखिए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण थर्ड 2005-06 के अनुसार निजी चिकित्सा क्षेत्र शहरी क्षेत्र के लगभग 70% और ग्रामीण क्षेत्र के लगभग 63% परिवारों के लिए स्वास्थ्य सेवा का मुख्य स्रोत है। और NFHS 4 2015-16 के अनुसार यानी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 2015-16 के अनुसार आज भी शहरी क्षेत्र में लगभग 52% और ग्रामीण क्षेत्र के लगभग 44% परिवारों के लिए निजी चिकित्सा क्षेत्र ही स्वास्थ्य सेवा का मुख्य स्रोत है। 48 है निम्नलिखित में से समन्वित बाल विकास योजना के अंतर्गत कौन सा सेवा जो है नहीं प्रदान होती है। तो ICDS के योजना के अंतर्गत बाल विकास समन्वित बाल विकास योजना के अंतर्गत कौन सी सेवा जो है प्रदान नहीं होती है। देखिए इसमें जो ऑप्शन दिया गया डाउटफुल है। समन्वित बाल विकास योजना के अंतर्गत बच्चों को निःशुल्क यानी फ्री पुस्तकों विद्यालय पोशाक वितरण का प्रावधान नहीं है। तो दो ऑप्शन इसमें दिया गया था, निःशुल्क पुस्तक और विद्यालय में विद्यालय पोषक वितरण का जो है प्रावधान नहीं है। जबकि 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए स्कूल पूर्व शिक्षा का प्रावधान है, स्वास्थ्य और पोषण शिक्षा का प्रावधान है। 15 से 45 वर्ष के महिलाओं के लिए है, न कि 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए। तो पूरक आहार और रोग प्रतिरक्षण सेवाएं ICDS योजना के अंतर्गत सम्मिलित है। तो इसलिए जो है इसमें जो ऑप्शन दिया गया डाउटफुल है। 49 में आपको मिलान करना है, बताना है कि कौन सा योजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। तो आपको मालूम है प्रधानमंत्री यानी PM जन आरोग्य अभियान जो है कब आरंभ हुआ था, 2018 में, ठीक है। इसके बाद PM वय बंधन योजना है, यह कब आरंभ हुआ था, 2017। PM रोजगार प्रोत्साहन योजना, देखिए इसमें जो है वैसे 2016 में स्टार्ट हुआ है, तो इसमें जो दिया गया है 2015 दिया गया है, तो इसके अनुसार इसको मतलब कि मिलान कर देते हैं। और स्वच्छ भारत मिशन 2014 में, और वैसे इसमें जो दिया गया है ऑप्शन डाउटफुल है यानी कि सही नहीं है। तो ध्यान में रखिएगा, सिर्फ एक डाउटफुल है जो 2015 दिया गया था। तो PM जो रोजगार प्रोत्साहन योजना है 2016 में स्टार्ट किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है निम्न योजनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें आरंभ होने के काल क्रमानुसार जो है व्यवस्थित कीजिए। तो निम्न योजनाओं को आप बताइए कि कौन सा योजना कब प्रारंभ हुआ था, इनके काल क्रमानुसार जो है व्यवस्थित करना है। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है 28 अगस्त कब हुआ था, 28 अगस्त 2014 को प्रारंभ हुआ था। डिजिटल जेंडर एटलस फॉर एडवांसिंग
गर्ल्स एजुकेशन इन इंडिया का प्रारंभ 9 मार्च 2015, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015, और आपका मुद्रा बैंक जो योजना है इसका शुरुआत 8 अप्रैल 2015 से किया गया था। ध्यान रखिएगा। और इस तरह से इसमें जो ऑप्शन है पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा, ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। यहां पर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014, डिजिटल जेंडर एटलस फॉर एडवांसिंग गर्ल्स एजुकेशन इन इंडिया 9 मार्च 2015, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो है 9 मई 2015, और मुद्रा बैंक योजना 8 अप्रैल 2015 को जो है आरंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 51 है कौशल विकास पहल कब, जो कौशल विकास पहल है कब क्रियाशील हुआ? तो 2017 में। कौशल विकास पहल श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा मई 2017 नहीं, जल्दबाजी में ऐसा हो गया, मई 2007 है, मई 2007 में जो है प्रारंभ किया गया था। ध्यान में रखिएगा, 2017 में जल्दबाजी में बोला गया। और इसी के साथ इस सेशन को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में 52 से स्टार्ट करेंगे। इसमें करीब 250 से भी ज्यादा क्वेश्चन को जो है हम लोग इस टॉपिक के तहत कवर करेंगे। तो आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।